पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स किसी सतह से होकर जाने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। मतलब ये बताएगा कौन से सतह से ज़्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं, कौन से सतह से कम बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसकी माप देगा। और इसका जो फार्मूला आया था फाई ई बराबर आ गया था ई ए कास थीटा आ गया था। ठीक, फिर इसके बाद जो है देखिए हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े हुए थे, कुछ सवाल भी किए हुए थे, कुछ केस भी पढ़े हुए थे। अगर आप लोग इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग इसके पहले का लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको जो है देखिए आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, आज का टॉपिक है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान देना है कि जो गॉस का प्रमेय है इसका जो कथन है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे हम लोग गॉस की प्रमेय के कथन से। देखिए जैसे कोई बंद पृष्ठ हो, क्या हो? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का मतलब आपको बताया गया था, जैसे गोला हो, ठीक है, या फिर घन हो। मतलब कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब है बंद पृष्ठ होना चाहिए, वो किसी भी आकार का हो, आकार से मतलब नहीं है, कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बंद पृष्ठ। तो देखिए कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से जो घिरा आवेश है मान लो Q है, मतलब जो टोटल आवेश घिरा हुआ है वो मान लो कितना है? Q है। तो इस बंद पृष्ठ से जो होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ये इस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये इसका कथन है, गॉस के प्रमेय का यही कथन है। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स या गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ से घिरा से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उससे घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। कोई भी बंद पृष्ठ होगा उससे जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है? गॉस की प्रमेय का कथन है। ठीक है, अब देखिए गॉस की प्रमेय का जो ये कथन है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे और एग्जाम में पूछा भी जाता है, कूलाम के नियम के आधार पर गॉस का प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, भाई कूलाम के नियम के आधार पर गॉस के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, कूलाम के नियम पर आधार पर गॉस के प्रमेय का सत्यापन, कूलाम के नियम के आधार पर गॉस के प्रमेय का सत्यापन हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा घन कोण के बारे में। देखिए घन कोण क्या होता है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे कि आपका जो दो पूरक राशियां होती है, एक होता है कोण और दूसरा क्या होता है? घन कोण। कोण के बारे में आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे और घन कोण के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए घन कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक गोला है और ये गोले का हो गया केंद्र। तो गोले के केंद्र पर इसके वक्र पृष्ठ के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? घन कोण। क्या कहेंगे? घन कोण। अगर कोई गोला है, गोले का जो वक्र पृष्ठ है ये सेंटर पे जो क्या बनाएगा? कोण बनाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। और घन कोण को लिखा जाता है ओमेगा से, घन कोण को ओमेगा से लिखा जाता है। मान लीजिए गोले का ये एक छोटा सा वक्र पृष्ठ का भाग है DA, तो इस DA के द्वारा सेंटर पे जो बनाया गया घन कोण है वो क्या है? D ओमेगा। क्या है? D ओमेगा।
और गोले का त्रिज्या क्या है आर। तो जो डी ओमेगा बराबर होगा वो लिखा जाएगा डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर क्या लिखा जाएगा डी ए बाई आर स्क्वायर। मतलब जितने भाग के द्वारा सेंटर पे बनाया गया घन कोण आपको निकालना है, जितने भाग के द्वारा सेंटर पे बनाया गया घन कोण आपको निकालना है, उस भाग का एरिया बटे त्रिज्या का स्क्वायर। उस भाग का एरिया बटे क्या लिखेंगे त्रिज्या का स्क्वायर। तो मुझे उस भाग के द्वारा सेंटर पे बनाया गया घन कोण मिल जाएगा। ठीक है, घन कोण का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है स्टेरेडियन। मात्रक होता है स्टेरेडियन। और देखिए भाई ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर अगर मान लो कि ये जो आपका डी ए लिया गया, ये डी ए लिया गया ना, ये तिरछा ले लिया जाए। कैसे ले लिया जाए, तिरछा ले लिया जाए डी ए। तिरछा लेने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी ए तिरछा लिया जाए तो डी ओमेगा बराबर क्या लिखा जाएगा। देखिए भाई तिरछा का मतलब क्या है, जैसे कुछ ऐसा ले लिया जाए। ठीक, यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका जो सेंटर है, सेंटर हमको मालूम है सेंटर से वक्र पृष्ठ पर जो खींची गई लाइन होती है वो कैसी होती है, लंब होती है। कैसी होती है, लंब होती है। मतलब इस पॉइंट से इसके किसी भी पॉइंट पर क्या खींचोगे, डी ए के किसी भी पॉइंट पर अगर आप क्या खींचोगे, लाइन खींचोगे, तो वो लाइन कैसी होगी, लंबवत होगी। लेकिन यहाँ से इस पर जो खींची गई प्रत्येक लाइन है वो लंबवत नहीं है, वो लंबवत नहीं बल्कि क्या है, तिरछा है। तो बताइए भाई, तो हमने क्या किया, ये मुझे दिया है डी ए, ये है डी ए का दिशा। ठीक है, मुझे डी ए क्या दिया, तिरछा दिया गया है। तो बताइए भाई, अगर मुझे डी ए तिरछा दिया गया है तो मतलब क्या मैं इस एरिया के द्वारा, जो आपको ये एरिया दिया गया है, इस एरिया के द्वारा इस पॉइंट पर जो बनाया गया कोण है, बनाया गया क्या है, कोण है, वो डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर लिखेंगे? नहीं, डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। बल्कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा कंपोनेंट लेंगे, इस डी ए का एक ऐसा कंपोनेंट लेंगे, ऐसा कुछ ऐसा, ये हो गया डी ए का एक कंपोनेंट। ठीक, ये डॉटेड लाइन जो है डी ए का कंपोनेंट हो गया। हाँ, अब इस पॉइंट से इस कंपोनेंट वाले पर, ये जो कंपोनेंट है ना, डी ए का जो कंपोनेंट है ये वाला, अगर इसके किसी भी बिंदु पर क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, तो वो लाइन कैसी होगी, अभिलंबवत होगी। तो बताइए भाई, तो अगर ये कंपोनेंट आपका, देखो ध्यान दो, जो डी ए का ये वाला कंपोनेंट है, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम इस बिंदु से क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, अभिलंबवत होगी, तो जो इसका एरिया होगा बटे आर स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी ओमेगा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डी ओमेगा मिल जाएगा। तो बताइए भाई, तो ये क्या है, ये मान लो इसका दिशा है, कंपोनेंट का जो एरिया है उसका दिशा है। अब मान लो कि ये जो एन कैप है और डी ए वेक्टर है, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो डी ए वेक्टर का जो इधर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डी ए काश थीटा है, डी ए काश थीटा। तो लिखा जाएगा डी ए काश थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, डी ओमेगा बराबर डी ए काश थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान देना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए वेक्टर का मॉड ऑफ, और यहाँ पर इंटू 1 कर दें, इंटू काश थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो ध्यान दो भाई, ये डी ए क्या है, डी ए वेक्टर का परिमाण ही तो है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और मैंने 1 से क्या किया, गुणा कर दिया। भाई 1 से गुणा करने पर कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डी ए वेक्टर, और ये 1, देखिए ये जो एन कैप माने ना, एन कैप क्या है, इसका दिशा बता रहा है। ये जो कंपोनेंट लिया गया है, डी ए वेक्टर का जो कंपोनेंट लिया गया है, उसके एरिया का दिशा बता रहा है, उसके एरिया का क्या बता रहा है, दिशा। तो एन कैप का जो परिमाण होगा क्या होगा, 1 होगा। एन कैप का जो परिमाण होगा क्या होगा, तो मैं जो 1 है उसको लिख सकता हूँ एन कैप का परिमाण और काश थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आपका डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर डॉट एन कैप बाई आर स्क्वायर। तो मतलब अगर आपका डी ए वेक्टर तिरछा लिया जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, डी ए वेक्टर डॉट एन कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ये हो गया आपका
घन कोण के बारे में, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और ध्यान से इसलिए देखने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि घन कोण के बिना आप लोग कूलाम के नियम के आधार पर गॉस के नियम का सत्यापन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये पहले ही बता दिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ए बाई आर स्क्वायर, लेकिन तभी होगा डी ए बाई आर स्क्वायर जब डी ए के प्रत्येक बिंदु पर यहाँ से खींचा गया लाइन अविलंब हो। अगर अविलंब नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे और इस कंपोनेंट के प्रत्येक बिंदु पर अगर आप क्या खींचोगे, यहाँ से एक लाइन खींचोगे तो वो क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक। तो इस कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा, इस कंपोनेंट का जो परिमाण होगा, उसमें अगर आप आर स्क्वायर से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया घन कोण डी ओमेगा आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया घन कोण के बारे में। और ध्यान दो, अच्छा अगर पूछा जाए कि ये गोला है, ये गोला है, गोले के संपूर्ण एरिया द्वारा, गोले के संपूर्ण एरिया द्वारा सेंटर पे बनाया गया घन कोण, तो ये तो एक छोटे से अवयव के द्वारा ना, ये तो एक क्या है, छोटा सा अवयव है, पूरा एलिमेंट मतलब पूरा एरिया थोड़ी ना है डी ये तो एक छोटा सा क्या लिया गया, एलिमेंट लिया गया ना एरिया का, उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया घन कोण क्या है, डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या है, डी ए बाई आर स्क्वायर। मैं पूछूँ पूरे एरिया के द्वारा, पूरे एरिया के द्वारा जो बनाया गया घन कोण होगा वो क्या होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा घन कोण, और इसके बाद में आप इसे लिखिएगा हेडिंग कूलाम के नियम के आधार पर गॉस के प्रमेय का सत्यापन। तो अगर मैं कहूँ गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घन कोण, देखिए डी ओमेगा बराबर क्या आया था, डी ए बाई आर स्क्वायर। अगर मुझे पूरे द्वारा चाहिए तो मैं दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा, समाकलन, और ये बंद समाकलन क्योंकि कैसा पृष्ठ है, बंद। तो आपका ये हो जाएगा ओमेगा, और ये देखो आर, आर बाहर आ जाएगा, रेडियस क्या है, समान आपका नियत है, तो ये हो जाएगा डी ए। अच्छा बताओ भाई, डी ए का समाकलन करेंगे तो ये क्या है, गोले के वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया, और डी ए जुड़ेगा तो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का जो संपूर्ण एरिया होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ सॉरी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो सेंटर पे बनाया गया घन कोण है वो क्या है, 4 पाई स्टेरेडियन। अच्छा देखो 4 पाई स्टेरेडियन देख करके क्या हम लोग इस बात का पता लगा पा रहे हैं कि यह एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा सेंटर पे बनाया गया घन कोण है, मतलब इसमें कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा है जिससे हम लोग बता पाए कि ये किसी गोले के लिए निकाला गया है। भाई यहाँ पर कोई साइज आपको दिख रहा हो या कुछ भी ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जो इसमें दिखाई दे रही हो जिससे आप पता लगा लें ये गोले के लिए निकाला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इस बात को देख करके कह सकते हैं कि गोला ही नहीं बल्कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, बल्कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, ठीक है, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, उसके भीतर मतलब उस बंद पृष्ठ के भीतर कोई भी आप बिंदु ले लो, उस बिंदु पर जो पूरे एरिया के द्वारा बनाया गया घन कोण होगा वो क्या होगा, 4 पाई स्टेरेडियन होगा। कोई भी किसी भी शेप का आप, ठीक है, किसी भी शेप का आप क्या ले लो, ठीक है, बंद पृष्ठ आप ले लो किसी भी शेप का, किसी भी साइज का। देखिए किसी भी शेप का आप जो है ये आप बंद पृष्ठ आप ले लीजिए। मैं कहूँ यहाँ पर पूरे एरिया के द्वारा बनाया गया घन कोण, संपूर्ण एरिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन, यहाँ पर 4 पाई स्टेरेडियन। ऐसे मान लो कि घन है, घन बना लो आप, और घन के भीतर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, पूरे घन के एरिया द्वारा, पूरे एरिया द्वारा यहाँ पर जो बनाया गया क्या होगा, घन कोण होगा, क्या होगा, 4 पाई स्टेरेडियन होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं
कि कोई भी बंद पृष्ठ आपका होगा तो उसके पूरे एरिया द्वारा उसके भीतर किसी पॉइंट पर स्थित बिंदु पर जो बनाया गया संपूर्ण घनकोण होगा वो क्या होगा 4 पाई रेडियन होगा। इसको आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट पॉइंट करके। ठीक, अब देखो भाई हम लोग आते हैं गॉस के प्रमेय के सत्यापन पर। गॉस के प्रमेय के सत्यापन पर तो देखिए भाई गॉस के प्रमेय का सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे कूलाम के नियम के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, एक बिंदु आवेश क्यों मान लेंगे, एक बिंदु आवेश क्यों मान लेंगे जो निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा गया है। ठीक, तो देखो भाई ध्यान दो, हमने क्या मान लिया, एक बिंदु आवेश क्यों मान लिया जो निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कल्पना करेंगे इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ की, जिसे हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो इसके चारों ओर कल्पना करेंगे एक बंद गॉसियन पृष्ठ की, और मान लेंगे कि गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है P, जिसकी आवेश Q से दूरी क्या है R है, जिसकी आवेश से दूरी Q से बिंदु P की दूरी क्या है R है। अब देखो भाई इस आवेश Q के कारण पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इधर होगा, इधर होगा, और वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो होगा 1/4 पाई F∈0 Q बाई R²। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर पॉइंट P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल की बात करें, छोटे से क्षेत्रफल की बात करें, और उस छोटे से क्षेत्रफल का जो एरिया वेक्टर है उसका दिशा इधर मान लेते हैं, इधर, मतलब इस पर अभिलंब खींचा तो इधर आ गया, ये छोटा सा एरिया है DA। अब मान लो E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो मुझे इस छोटे से एरिया से होकर जाने वाला क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। छोटे से एरिया से DA से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो DA से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, तो d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। फिर बताओ भाई E का वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो 1/4 पाई F∈0 Q बाई R², ये हो गया dA cos थीटा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा Q को यहाँ खिसका लो तो Q बाई 4 पाई F∈0, तो क्या बचा dA cos थीटा बाई R²। भाई देखो कुछ नहीं किया गया है, हमको बताया गया है विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला आया था E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो E dA cos थीटा, और E का परिमाण जो है वो ये है, हमने यहाँ पर रख दिया, और Q को यहाँ लिख दिया, dA cos थीटा को यहाँ लिख दिया, बस इतना ही किया गया है। अभी भी पढ़ा गया था dA cos थीटा बाई R² क्या होता है, d ओमेगा। तो ये क्या हो गया भाई, d ओमेगा हो गया, d ओमेगा। तो मतलब इस एरिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया घनकोण है d ओमेगा। ये जो d ओमेगा है क्या है, इस छोटे से एरिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया क्या है, घनकोण है। तो ये क्या है, d फाई E इस छोटे से एरिया से पास होने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो अगर मुझे पूरे एरिया से, मतलब पूरे जो बंद पृष्ठ के एरिया से पास होने वाला क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। अगर हम लोग कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d फाई E, और देखो बंद पृष्ठ है इसलिए बंद समाकलन किया गया है, और Q/4 पाई F∈0 बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, d ओमेगा।
का समाकलन। इसके पहले बताया गया था कि जो किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, मतलब ये पूरा जो आपका बंद पृष्ठ है पूरा, तो पूरे एरिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया घन कोण क्या होगा, 4 पाई। क्या होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो आपका ये हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एफ साइलन 0, और ये हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका फाई ई बराबर क्या आ गया, Q बाई एफ साइलन 0। हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये हो गया कूलाम के नियम के आधार पर गॉस के नियम का प्रूफ।